Hello students, good morning. How are you? I think you are very fine. Dear students, today I am going to teach you some grammar. Okay? And you have already learned how many types of adjectives are there? You know well, there are 8 types of adjectives and you have learned that in your previous chapters. Okay? And among those divisions, here one is described, adjective of quantity. तुम लोग तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ चुके हो ना। जो मैं एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा रहा था 8 प्रकार के एडजेक्टिव, उनमें से एक प्रकार है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी को बताते हैं। क्वांटिटी मतलब कितना परिमाण है, कितना सा है, कितना नंबर है, वही समझाते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हियर आई विल डिस्कस अबाउट दिस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एंड अदर नेम ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज क्वांटिफायर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का और एक नाम क्या है? क्वांटिफायर। एंड क्वांटिफायर यू नो कमिंग फ्रॉम द वर्ड क्वांटिटी। और क्वांटिटी के बारे में तुमको पता ही है, क्वांटिटी मतलब क्या है? अमाउंट, नंबर। ओके, नाउ coming to the examples of quantifiers. In your book some quantifiers are given and those are not much. Okay, there are lots of quantifiers, lots of quantifiers, and among them just given in your book many, much, a lot of, a few, little, a little, some and any. That means 1 2 3 4 5 6 7. So 7 quantifiers have been given in your book, and here I have written what? How many? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So I have written 13 quantifiers. Okay, so I have collected from other sources, not from your book only. Okay, so here I will discuss what are the use of these quantifiers. ये सब जो quantifier है, adjective of quantity जो है, इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह करते हैं और सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल होता है। तुम्हारे बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिए हैं, अगर बुक को फॉलो करेंगे तुम लोग बहुत सारे अच्छा से समझ जाओगे। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जिस तरह जितना होता है इस पीरियड में, इस क्लास में मैं कोशिश करूँगा तुम लोगों को समझाने की। ओके, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विथ मेनी। यू नो द मीनिंग ऑफ मेनी? मेनी मीन्स ज़्यादा, मेनी मीन्स नॉट single, many means more than one, may not be two, more than two also. Okay, so many means number of persons, a number of persons, objects, animals, countable nouns. That means if you can count an object, if you can count animals, persons, for those countable nouns you can use many. Okay, many means not definite. many का मतलब कुछ सही तरह से नंबर नहीं बताया जाता है, मगर अगर 2 3 4 से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको many कहते हैं। अगर 1 से ज़्यादा होता है तो हम लोग many नहीं कह सकते। जैसे एक सिंगुलर होता है, 1 से ज़्यादा प्लूरल होता है, तो 2 होने से प्लूरल हो जाता है, मगर वो many में नहीं आएगा। many जब होगा मतलब उसके बहुत ज़्यादा होगा, तब जाकर many बोलेंगे। जैसे 10 12 हो गया तो मेनी बोल सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स नहीं है मेनी मतलब कितना सारा है, मेनी मतलब ज़्यादा। ओके, और मेनी ये हम लोग उस नाउन के पहले बताएंगे जिस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 इस तरह गिन सकते हैं हम लोग। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है। जैसे कि आई सॉ मेनी किटन्स, बिल्ली का बच्चा जो है उसको किटन कहते हैं। आई सॉ मेनी किटन्स, तो किटन जो है बिल्ली का बच्चा, हम लोग 1 2 3 करके गिन सकते हैं। ओके, मेनी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई सॉ मेनी पीपल, तो पीपल जो है इंसान, तो इंसान को तुम 1 2 करके गिन सकते हो, तो इसमें तुम लोग मेनी बैठाओ। ओके, ऑब्जेक्ट्स, देयर आर मेनी आइटम्स फॉर सेल इन द शॉप। दुकान में बेचने के लिए बहुत सारा सामान है, तो मेनी आइटम्स, जो आइटम्स हैं 1 2 3 4 करके तुम गिन सकते हो सकता है गिनने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है तुम्हारा दिन रात पूरा इकट्ठा करोगे फिर गिन पाओगे, मगर गिन तो सकते हो ना। तो ये है मेनी। मेनी मतलब ज़्यादा। ओके, much is actually used before noun
which are uncountable. मच जो है जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 करके गिन नहीं सकते, उस नाउन के पहले हम लोग मच लगाते हैं. सो मच refers to large amount of things. large amount of things, बहुत सारा ज़्यादा चीज. और अनकाउंटेबल नाउन, जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते. जैसे तारे, तुम एक दो ठो करके तो गिन सकते हो ना, मगर तारे गिन के तुम खत्म कर पाओगे जिंदगी भर में कभी? सो दैट मे बी अनकाउंटेबल. ओके, सो यू कैन से मेनी स्टार्स बट यू कैन नॉट से मच स्टार. हियर इज द कंफ्यूजन. तारे को हम लोग गिन नहीं सकते तो इसमें मच बैठेंगे क्या? मच स्टार नहीं, क्योंकि स्टार जो है सिंगुलर भी है, इसका प्लूरल भी कर सकते हैं. बहुत सारा चीज़ें जैसे सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, जैसे शुगर को शुगर्स नहीं कर सकते, राइस को राइसेस नहीं कर सकते. तो ये हो गया अनकाउंटेबल. स्टार हालांकि तुम लोग गिन नहीं सकते बहुत सारा, जितना सारा है, मगर गिन के 1 2 4 करके तो कुछ तारे लेके गिन सकते हो, गिन के बता सकते हो यहाँ पे 5 तारे हैं, यहाँ पे 4 तारे. झुंड को गिन सकते हो, झुंड में कितना सारा गिन सकते हो. तो ये जो स्टार जो है ये काउंटेबल में आता है, क्योंकि इसका सिंगुलर प्लूरल कर सकते, 1 2 करके गिन सकते. हालांकि तुम तारे पूरा पृथ्वी का पूरा विश्व का तारा गिनने की कोशिश करोगे, गिन नहीं पाओगे, तब वो अनकाउंटेबल बन जाता है. मगर कुछ जगह का तारे के गिनने की कोशिश करोगे तो गिन पाओगे. तो तारे से पहले हम क्या लिखेंगे? मेनी स्टार्स, नॉट मच स्टार्स. सो refers to large number of things और अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि राइस हो गया, तो उस जगह में मेनी राइस नहीं बोल सकते, मच राइस बोलना है. ओके, और एक चीज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव गिवन स्टार हियर, यू कैन सी स्टार. मेनी एंड मच आर यूज्ड जनरली इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस. अगर सवाल करना चाहते हैं या तो नकारात्मक कोई सेंटेंस होता है, उसमें हम लोग मेनी और मच इस्तेमाल करते हैं. तो हम लोग नकारात्मक या तो नेगेटिव सेंटेंस या तो इंटरवेटिव या तो क्वेश्चन किस तरह होता है हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि एक सेंटेंस बताता हूँ मैं. मेनी स्टूडेंट्स डोंट हैव बुक्स. सो डोंट हैव बुक्स, तो ये सेंटेंस जो है इसमें डोंट हैव मतलब नहीं है. इस सेंटेंस में नकारात्मक कुछ बात है, नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिखे हैं मेनी स्टूडेंट्स. ओके, अगर डोंट नहीं लिखते हैं वहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं मेनी स्टूडेंट्स हैव बुक्स, ऐसे नहीं लिखेंगे. ओके, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ना. तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग मेनी इस्तेमाल करेंगे. ओके, और एक सेंटेंस बता रहा हूँ, हमारा बुक में दिया हुआ है बहुत सारा. Do you have much food for me? ये क्वेश्चन सेंटेंस है ना, क्वेश्चन सेंटेंस है. तो इस सेंटेंस में हम लोग much इस्तेमाल कर सकते हैं. Do you have much food for me? ओके, और एक सेंटेंस पूछता हूँ, एक सेंटेंस बताता हूँ, जैसे कि how much money do you want to pay me? कितना पैसा मुझे देना चाहते हो? इसमें क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग मच इस्तेमाल किए. मतलब मच और मेनी जो है क्वेश्चन करने के लिए या तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए तुम लोग इस्तेमाल करोगे. तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग मच इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेनी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मीनिंग आता है, मगर ना करना सही है. तो उस जगह में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? मेनी और मच के बदले में. देखो लास्ट में लिखा हुआ है a lots of used in positive sentence instead of much. पॉजिटिव सेंटेंस में मच जहाँ पे हम लोग लिखना चाहते हैं उस जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ. ओके, जैसे ए लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर. बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे. यहाँ पे ना तो क्वेश्चन है इस सेंटेंस में, ना तो नेगेटिव है, इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते मच पीपल वर प्रेजेंट. ये भी नहीं लिख सकते, या तो मच तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पीपल जो है ये तो काउंटेबल नाउन है. काउंटेबल में मच कभी नहीं इस्तेमाल करना, और अनकाउंटेबल में हम लोग मच इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि मच शुगर वॉज देयर, यू कैन नॉट से, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हम लोग मच इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. क्या बोलेंगे? ए लॉट ऑफ शुगर
लॉट ऑफ या तो लॉट्स ऑफ। तो जिस जगह में हम लोग सोचेंगे कि ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है, ना तो इंटरगेटिव है, ना तो क्वेश्चन है, ना तो नकारात्मक है, तो उस सेंटेंस में हम लोग को माच इस्तेमाल नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। और उस जगह हम क्या लिखेंगे? लॉट्स ऑफ या तो ए लॉट ऑफ। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। A few refers to small number of people, animals, things और countable। हम लोग एक दो करके गिन सकते हैं। बहुत कम संख्या में कोई जानवर है, इंसान है, कुछ चीज़ें हैं जो कि एक दो तीन करके गिन सकते हैं। इस जगह में हम लोग a few बोलेंगे। जैसे I have a few friends, मतलब गिन सकते हैं हम लोग, 4 5 6 7 हो सकता है। a few friends ज़्यादा नहीं है मगर है। I have a few friends, okay? There are a few items to purchase, मतलब खरीदने के लिए कुछ सामान है तो गिन सकते हैं, तो a few हो गया। okay? A few animals were fastened to the pole। पोल में बहुत कुछ जानवर को बंधा गया था, fastened। तो a few मतलब 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं। a few, okay? This has positive meaning। a few, a little, तो जिस जगह में हम लोग गिन सकते हैं a few करेंगे। और उसी तरह अगर छोटा कुछ है, बहुत कम है मगर हम लोग गिन नहीं सकते तो उस पर little करेंगे। कम है, छोटा है, गिन सकते हैं a few। कम है, छोटा है, गिन नहीं सकते, uncounted। a little refers to small amount of things or uncounted। There is a little water in the pot। a little water means small amount of water, okay? I have a little money in my pocket, that is very small amount of money। so जहाँ तक तुम गिन नहीं सकते हो, बहुत कम है संख्या में, तो तुम लोग उसको क्या करोगे? उस जगह में a little इस्तेमाल करोगे। ओके, हम लोग मनी को गिन नहीं सकते 1 2 करके। ओके, हम लोग मनी को 1 2 करके गिन नहीं सकते हैं मगर करेंसी को गिन सकते हैं। करेंसी जानते हो ना, जैसे नोट वगैरह है, सिक्का वगैरह है, उसको गिन सकते हैं 1 2 3 करके, मगर मनी को गिन नहीं सकते। सोचो 10 रुपया है तुम्हारे पास, तुम 10 रुपया गिन के दिखा सकते हो, उसमें 10 है, 1 2 करके नहीं दिखा सकते। मगर 10 रुपया अगर 5 नोट होगा, 50 रुपया है, तुम 1 2 3 4 करके 5 दिखा सकते हो। तो ये जो नोट्स हो गया ना, 5 नोट्स बता सकते हो। ओके, 5 नोट्स, मगर 50 रुपया जो है, एक नोट अगर रहेगा उसमें 50 1 2 करके 50 गिन के नहीं दिखा सकते। सो मनी इज अनकाउंटेबल, करेंसी इज काउंटेबल। ओके, कमिंग टू सम। सम is sum used in positive sentence। Sum used in positive sentence to refer to indefinite quantity of things। अगर कुछ चीज़ है उसको हम लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे कितना सारा है, तो उस जगह में हम लोग सम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देयर इज सम वाटर इन द पॉट। इसका मतलब क्या है? उस कटोरी में, उस पॉट में कुछ पानी है, मतलब कितना है पता नहीं, तो सम बता सकते हैं। ओके, देयर आर सम आइटम्स फॉर सेल। कुछ आइटम्स है मगर गिन नहीं सकता, अंदाजा नहीं लग रहा, तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव है। सब में मैं हाँ हाँ बात सुन रहा हूँ, ना बात नहीं सुन रहा हूँ। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, और सम पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है और क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होता है। ओके, डू यू हैव सम मनी? तुम्हारे पास कुछ पैसा है? इस क्वेश्चन है, इसमें सम इस्तेमाल करें। ओके, एनी यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरगेटिव सेंटेंस। ये भी नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक, इंटरगेटिव मतलब क्वेश्चन, इन दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि डू यू हैव एनी फ्रेंड? तुम्हारा कोई दोस्त है? एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसलिए हम लोग एनी इस्तेमाल किए हैं। और इंटरगेटिव में क्वेश्चन है, इंटरगेटिव हो गया। नेगेटिव में आई डोंट हैव एनी फ्रेंड,
मेरे पास मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे भी एनी आया। तो एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटररोगेटिव सेंटेंस रेफर टू बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो एनी जो है इसमें काउंटेबल गिन सकते हैं या तो नहीं गिन सकते, इसमें सब आता है। जैसे आई डोंट हैव एनी अमाउंट ऑफ शुगर। तो एनी अमाउंट ऑफ शुगर एक ऑब्जेक्ट हो गया, गिन नहीं सकते हैं, इसमें भी हम लोग एनी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अनकाउंटेबल है इसमें एनी इस्तेमाल किया। और काउंटेबल हो गया, जैसे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, तो फ्रेंड को तो हम लोग गिन सकते हैं, फिर भी हम लोग एनी इस्तेमाल किया। तो काउंटेबल बोथ केसेस, इन बोथ केसेस वी कैन यूज एनी। ओके, एंड सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस, and that is indefinite quantity of things. Okay, understood all of you? Now coming to few and little. These two quantifiers are not discussed in your book. Okay, in your book that is written a few, a little. Here written, I have written few, little. So a few is positive. That means you can count. A little is positive, you can count. But if there is very little, negligible, you cannot count, or you will rarely pay your attention to that. That means few. Few मतलब ना की बराबर। I have few friends मतलब ना की बराबर। हो सकता है एक है और वो भी शायद काम के लायक नहीं है, दोस्त कहने के कहलाने की लायक नहीं है, तो फ्यू मतलब वही है। लिटिल, आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट, मतलब ना की बराबर है। अगर है तो शायद टूटा फूटा है, चलेगा नहीं, या तो शायद है मगर वो कुछ खरीदने के लायक नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड लिटिल। ओके, सो फ्यू एंड लिटिल। देयर वाज लिटिल वाटर इन द पॉट, मतलब ना की बराबर। अगर कोई चाटेगा तो शायद कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो ये मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाटेगा तो मिलेगा, मतलब क्या है, ना की बराबर है। लिटिल मतलब ना की बराबर, और ए लिटिल मतलब कुछ है। फ्यू मतलब ना की बराबर, ए फ्यू मतलब कुछ है। नेक्स्ट, several. You have read this word in a number of lines in your literature. Several means a few. अभी a few पढ़ाया था ना, a few मतलब कुछ गिनने के लायक। Several means a few, इसको हम लोग गिन सकते हैं। ओके, several people were present there, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे थे जिसको हम लोग गिन सकते हैं। बहुत सारे मतलब ज़्यादा नहीं है, हम लोग गिन सकते हैं। नंबर ऑफ, ये भी एक क्वांटिफायर है, नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ मीन्स a few. A number of refers to few. Okay, no, not a number of refers to a few or some. Okay, a number of refers to a few or some. A number of, that is also quantifier. A number of जो है ये भी एक quantifier है। इसमें क्या बताते हैं, a few का जो मतलब है वही बताते हैं। ओके, और some का मतलब जो है वही बताते हैं। Plenty of, large refers to large, great amount of or quantity, मतलब बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में होता है, तो plenty of। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, there are plenty of flowers, बहुत सारे फूल थे। there are plenty of items, बहुत सारा सामान था, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। Plenty of means enough, numerous। plenty of जो है ये इंफॉर्मल है, मतलब हम लोग बोलचाल जब करते हैं उस जगह में plenty of करते हैं। plenty of लिखते हैं। इंफॉर्मल मतलब जो हम लोग लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मल, इन स्पीकिंग वी यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। एंड न्यूमरस जो है इसका मतलब plenty of ही है। न्यूमरस refers to plenty of, that is formal। हम लोग अगर लिखेंगे तो plenty of जहाँ पे लिखना है वहाँ पे न्यूमरस लिखेंगे। ओके, और ये सुनने में अच्छा
लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है। तो हम लोग दो जगह में, लिखने में, बोलने में दो जगह में न्यूमरस लिख सकते हैं, मगर बोलने के लिए हम लोग प्लेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलने के लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। ओके, a lot of already discussed, a lot of lots of used in positive sentence instead of much. Okay, so this is your chapter number 9. I try to describe everything from this chapter. Now there remains another chapter that is very important chapter. Okay, you need to learn this chapter by heart, and you need to learn the rules. That is chapter 10. Okay, here I have written chapter number 9, and this is not a big chapter, and another chapter 10 that is also not a big chapter. So let me discuss something from this chapter. Chapter number 10 is subject verb agreement. That means for which subject, which form of verb you will use. कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा भाव को इस्तेमाल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मगर तुम्हारा बुक में इतना ज़्यादा नहीं दिया, छोटा करके लिख दिया है, तो छोटा सही मगर तुम लोगों को जानना है। तो किस सब्जेक्ट के बाद किस वर्ब आएगा और किस सब्जेक्ट के बाद किस वर्ब हम लोगों को नहीं लिखना है, वो ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तुम लोग सब्जेक्ट जानते हो ना? सब्जेक्ट क्या है? एक सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। मतलब एक सेंटेंस में कोई भी एनिमल, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी होता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है उस सेंटेंस में, दैट इज सब्जेक्ट। तो उस सब्जेक्ट का अगर पर्सन चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट का 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लास। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ऑल द रेस्ट। मैं, हम लोग, तुम और तुम लोग, इसको छोड़ के बाकी जो रह जाता है वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे मैं, तुम, ये सब छोड़ के जो रह जाते हैं, जैसे वो, किसी एक जन का नाम, वो इंसान, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, गाय भेड़ बकरी, जो लोग रह गए बाकी, उसके बारे में अगर कहता है तो वो लोग है थर्ड पर्सन। ओके, और सिंगुलर प्लूरल तुम लोग जानते हो, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर नंबर होता है, उसके लिए हम लोग वर्ब को थोड़ा चेंज करते हैं, ये हम लोग को याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आई के बाद हम लोग हैव इस्तेमाल करते हैं, मगर ही लिखेंगे तो हैव नहीं लिखेंगे, हैज़ लिखते हैं। आई के बाद हम लोग एम लिखते हैं, अगर यू लिखते हैं यू में एम इस्तेमाल नहीं करते, यू के बाद आर लिखते हैं। ओके, जैसे वी के बाद गो लिखते हैं, अगर तुम्हारा नाम लेके बताओ क्या कनीज, तब जाके गो नहीं लिखेंगे, गोज लिखेंगे, ई एस लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब के साथ ए सी एस लगाना पड़ता है। तो हियर गिवन एग्जांपल्स एंड रूल्स इन द फॉर्म ऑफ रूल। रूल 1, व्हेन 2 or more singular subjects are joined by and, the verb is in the plural form। अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहता है तो प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल अगर हो जाता है उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, आर, वेयर इस्तेमाल करते हैं, हैव इस्तेमाल करते हैं। ओके, सिंगुलर के लिए भी हैव इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव, आई एक जन, यू हैव। तो ही के लिए हम लोग हैव इस्तेमाल नहीं करते, ही सिंगुलर है, हैज़। अगर ही का प्लूरल करेंगे दे हो जाता है, तब जाके हम लोग हैव इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट जब जब बदल जाते हैं तब तक वर्ब भी बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, you know these uses, but they may come in the form of rule, you don't know. This is given in chapter 10. Rule 2, when 2 singular subjects are joined by the words or, either or, nor, neither nor, the verb is in the singular form. अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहता है तो प्लूरल हो जाता है, अगर 2 सब्जेक्ट और से जुड़ा रहता है, या तो आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह वर्ड से जुड़ा रहता है, तो वो सब्जेक्ट जो हो गया, कॉम्बाइंड सब्जेक्ट जो हो गया, वो सिंगुलर बन गया। जैसे कि आइदर यू और योर ब्रदर, तुम या तो तुम्हारे भाई, तो 2 दिख रहे हैं तुम्हें, मगर और दिया है ना बीच में, तो 2 एक्चुअली देखने में लग रहा है, असली में सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए तुम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करोगे।
जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया देखो, either my friend or her sister will participate in the competition। तो फ्रेंड और सिस्टर दोनों मिलके दो अलग अलग दिख रहे हैं, असली में एक ही है सब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल से पता नहीं चलेगा, और एक एग्जांपल में अच्छा पता चलेगा। नाइदर चॉकलेट नॉर आइसक्रीम इज गुड फॉर हेल्थ। देखो चॉकलेट और आइसक्रीम दो सब्जेक्ट है, मगर आर नहीं लिखे, इज लिखे, ठीक है। जैसे कि आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी, देखो तुम और तुम्हारे भाई दोनों हो गया, तो यहाँ पे आर गिल्टी नहीं लिखा हूँ, इज गिल्टी लिखा हूँ, क्योंकि आइदर और, नाइदर नॉर, और ये सब जैसे से जुड़ा रहने से दो सब्जेक्ट अगर होता है फिर भी दोनों मिलके कॉम्बाइंड सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है, और उसके भाग भी हम लोगों को सिंगुलर भाग इस्तेमाल करने होंगे। तो ये है रूल, एंड दिस इज कॉल्ड सिंग सब्जेक्ट भाग एग्रीमेंट, किस सब्जेक्ट के साथ किस भाग होता है इस्तेमाल। नेक्स्ट रूल, और बहुत सारा एग्जांपल दिया है, इफ यू स्टडी दिस चैप्टर यू विल लर्न। रूल नंबर 3, when one subject is singular and the other is plural and they are joined by the words or, nor, either or, neither nor, then look at the closest subject of the verb, closest subject of the verb। if the subject is singular use a singular verb, if the subject is plural use plural verb। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर तुम देखते हो दो सब्जेक्ट है और आइदर और नाइदर से जुड़ा हुआ है, और उनमें से एक सिंगुलर सब्जेक्ट है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अभी क्या कॉम्बाइंड सब्जेक्ट जो हो गया वो सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ। तो तुम लोगों को क्या सोचना पड़ेगा, सेंटेंस को झांकना पड़ेगा। तो वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब में ही वर्ब आएगा, मतलब लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, अगर लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो आइदर माई पेरेंट्स और आई, तो दोनों हो गया पेरेंट्स और आई, तो दोनों मिलके आर होना चाहिए, मगर लास्ट में देखो आई लिखा है ना, तो आई के लिए एम लिखना पड़ेगा। आइदर माई पेरेंट्स और आई एम गोइंग टू द पार्टी, आर गोइंग टू द पार्टी नहीं होगा। आइदर माई सिस्टर और माई पेरेंट्स, देखो सिस्टर सिंगुलर है, पेरेंट्स प्लूरल है, तो सिस्टर और पेरेंट दोनों मिलके प्लूरल तो हो ही जाता है, मगर सिस्टर और पेरेंट में पेरेंट के बाद ही भार्ब इस्तेमाल करेंगे ना, पेरेंट्स के बाद, तो पेरेंट्स के बाद इज इस्तेमाल करेंगे या आर इस्तेमाल करेंगे। पेरेंट्स के बाद हम लोग आर इस्तेमाल करते हैं, तो पेरेंट्स के साथ लगा हुआ जो भार्ब आर होगा, इज नहीं होगा। सो आइदर माई सिस्टर और माई पेरेंट्स आर गोइंग टू द पार्टी, मतलब क्या है, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ा होगा। अगर दो सब्जेक्ट रहेगा, उन सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट लास्ट में रहेगा उसके हिसाब से भार्ब आएगा, उसके साथ जो भार्ब आता है वही भार्ब आएगा। ओके। रूल नंबर 4, nouns which are always in plural like scissors, trousers etc. are followed by a plural verb। कुछ कुछ nouns देखने में कुछ कुछ nouns ऐसा है जिसका सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल ही है, मतलब उन लोगों को लिखोगे तो लास्ट में एस लगाना ही पड़ेगा। तो इन नाउन के लिए तुम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें। जैसे सीजर्स, सीजर्स तुम सीजर नहीं बोल सकते, सीजर्स ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि दो हिस्सा जोड़ के कैची बनता है, दो हिस्सा जोड़ के ना, तो सीजर नहीं बोलोगे, सीजर्स बोलोगे, और सीजर्स बोल दिया तो प्लूरल हो गया, तो इसके बाद तुम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करो। सीजर्स आर नॉट शार्प। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया देखो, द सीजर्स वेयर शार्प। ओके, ट्राउजर्स आर टू लूज। ट्राउजर्स, तुम लोग पैंट पहनते हो ना, लंबा लंबा पैंट, उसको ट्राउजर कहते हैं। तो ट्राउजर बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक पैंट ऐसा पैंट नहीं पहनते जिसके एक पैर है दूसरा पैर नहीं है, हमेशा दो पैर ही रहेगा, तो दो पैर जुड़ा रहेगा तभी ट्राउजर बोलोगे। और ट्राउजर नहीं बोलते हम लोग, ट्राउजर्स बोलते हैं, और ट्राउजर्स बोलेंगे तब उसके साथ प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। तो सीजर्स आर, ट्राउजर्स आर, इस तरह हम लोग लिखना है। ओके। रूल 5, if the plural nouns like scissors, trousers etc. are used by a phrase like a pair of, use the singular form। अगर सीजर और ट्राउजर के पहले अब पेयर लगा देते हैं, पेयर, ओके, तब जगह
सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे कि अ पेयर ऑफ सीजर्स, क्यों सिंगुलर हो गए? क्योंकि पहले ए लिख दिया हो ना, तो ये सिंगुलर नहीं है क्या? ए पेयर ऑफ सीजर्स मतलब ये जो सीजर का दो हिस्सा है, इन दोनों को एक साथ में लिखिए, ए पेयर बना दिया, एक पेयर बना दिया, एक पेयर। ओके, तो ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स अगर खुद लिखोगे, अगर सीजर को ही लिखोगे तो आर लिखना पड़ेगा। ए पेयर ऑफ लिखोगे तो एक जोड़ी बन गया, मतलब जोड़ी तो है, कितना जोड़ी है? एक ही जोड़ी हुआ, तो सिंगुलर बन गया। ओके, अ सीजर्स वाज परचेस्ड, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज वेरी एक्सपेंसिव। सो दिस थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड, ये जगह को अच्छा से याद, ठीक है। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज collective nouns are singular and take a singular verb. Okay, you know collective nouns? Collective nouns are team, flock, gang, swarm, pack, okay, shoal. So these are collective nouns. So collective nouns are always singular. So after collective nouns, you must use the singular verb. A team is strong, a flock of sheep is grazing. Okay, a bunch of keys is there on the table. Though there are keys लिखा हुआ है, प्लूरल लग रहा है, मगर bunch जो है सिंगुलर है, तो कलेक्टिव नाउन जहाँ भी होगा उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करना है। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर एंड आई ट्राइड माय लेवल. So you need to study this chapter again and again, and there are lots of example. You need to watch the example, okay, and try to understand. And your work will be what? To do the exercises, okay. And if you cannot do, I will help you. So I want to end today's class here. Hope you understand, and hope you will be well, fit and fine, and you will study attentively, obey your parents. Okay, so bye all of you, have a nice day.